पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का क्लास। तो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ये एक स्मूथ सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक, ठीक है। इसका भार mg इसके सेंटर पर काम करता है, वेट है mg, ओके। जितना mg है ठीक उतना ही इस सरफेस से इसका अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ एक नॉर्मल भी वर्क करता है, प्रतिक्रिया बल, जिसे हमने P कहा था। इस वक्त mg और P दोनों इक्वल हैं, यानी कि इस पर किसी भी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस वक्त नहीं लगा है, क्योंकि P और mg एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब इस पर हम दाईं ओर को एक हम बल लगाएं तो क्या होगा। दाईं ओर को बल लगाते हैं हम राइट साइड में, तो यह P थोड़ा सा इस तरह से झुक जाता है। इसके झुकने से हमें एक नॉर्मल तो प्राप्त होता है, ये R, लेकिन इसका एक कंपोनेंट बाईं ओर प्राप्त होता है इतने दूरी पर। ये इसी को हम कहते हैं घर्षण बल, Fs, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यहाँ पर लेंथ देखी जाए तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसका जितना लेंथ है उतना ही Fs का भी लेंथ होता है। अब यदि एक्सटर्नल फोर्स को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा ज़्यादा कर दें, तो यहाँ पर P और झुक जाती है, और इतनी झुक जाती है कि इससे यह जो कंपोनेंट प्राप्त होता है बिल्कुल इस फोर्स के इक्वल हो जाता है, यानी कि यह लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो जाता है। वैसे ही फिर अगर हम इस फोर्स को बढ़ाएं तो फिर ये P इतना झुकता है कि इसका यह कंपोनेंट इस F के बराबर हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कब तक हम फोर्स लगाते रहेंगे और कब तक ये P झुकती रहेगी, ओके। तो एक वो लिमिट आ जाता है, वह एक सीमा प्राप्त हो जाती है कि F का यह मान इतना हमने बढ़ा दिया तो हमें Fs का यह मान प्राप्त हो गया। अब यदि F के मान को और हम बढ़ाएं तो अब P और इधर नहीं झुकता है, यानी कि Fs का मान अब नहीं बढ़ पाता है। तो इस Fs के अधिकतम मान को, मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फोर्स। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जो Fs है इसका ये चरम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। इस मैक्सिमम वैल्यू का नाम होता है सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फोर्स। अब इसके बाद यदि हम इस फोर्स को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, P तो अब नहीं झुकेगी, यानी कि ये Fs का वैल्यू अब बढ़ने वाला नहीं है। तो ये ब्लॉक अब चलने की स्थिति में आ जाता है और ये चलने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घर्षण बल का वह अधिकतम मान, ठीक है, जिस पर अब ये गुटका जो है चलने ही वाला है, उस मान को हम कहते हैं सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम ऑपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of the other body। अर्थात स्थैतिक घर्षण बल Fs के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण के नियम में पहला नियम हम देखेंगे। आइए एक प्रयोग करें। जैसे ये एक सरफेस है जो स्मूथ है, चिकना तल है, और ये एक सरफेस है जो रफ है, खुरदरा ये तल है। इस पर अगर हम किसी ब्लॉक को इस तरह से चलाएं तो यहाँ पर देखें ब्लॉक, जैसे डस्टर है, मान लीजिए एक ब्लॉक है, अगर इसी को इस पर चलाया जाए तो आप क्या अनुभव करेंगे। चिकने तल पर जब आप इसको चलाएंगे तो ये आसानी से चल पड़ेगा,
लेकिन खुरदरे तल पर, रफ सरफेस पर आप इसको चलाएंगे तो चलाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर यह तल स्मूथ है, चिकना है, और ये आप देख रहे हैं यह भी तल चिकना है। तो चिकना तल होने के कारण यहाँ पर घर्षण बल कम काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो तल है वह रफ है, खुरदरा तल है। इस पर जब आप चलाएंगे तो यहाँ पर दोनों तलों के बीच घर्षण बल ज्यादा काम करता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि चिकने तल पर किसी वस्तु को चलाना आसान है, लेकिन खुरदरे तल पर किसी वस्तु को चलाना मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि खुरदरे तल का घर्षण ज्यादा होता है और चिकने तल का घर्षण कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण का मान चिकने तल के लिए कम और खुरदरे तल के लिए अधिक होता है। अर्थात स्थैतिक सीमांत घर्षण का मान तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या यह सीमांत घर्षण का मान तल के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर यानी कि एरिया पर निर्भर नहीं करता। चाहे यह तल बड़ा हो या यह तल छोटा हो, इस बड़े छोटे पर सीमांत घर्षण का मान निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एज डिपेंड ओनली on the nature of surface. Limiting friction does not depend upon the surface area of contact. सीमांत घर्षण के नियम नंबर 2 में आइए हम देखें। जैसे ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर यह एक गुटका रखा हुआ है। क्या होगा अगर हम इसको दाईं ओर को बल लगाएं और सीमांत घर्षण से ज्यादा बल लगाएं, तब क्या होता है? तो इसमें घर्षण बल बाईं ओर को लगता है। यह है सीमांत घर्षण बल, बाईं ओर को लगेगा। यानी कि बाह्य बल की दिशा जिधर होगी उसके ठीक विपरीत दिशा में घर्षण बल की दिशा होती है। दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय होता है तथा इसकी दिशा आरोपित बाह्य बल के विपरीत होती है, जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। और तीसरा नियम है, जैसे कि हमने फिगर में देखा था, इस तरह से ये mg है, ओके, और ये p का डायरेक्शन था और यहाँ पर इसका कंपोनेंट दिया गया था r mg को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर ये बात समझिए, जैसे r का वैल्यू जितना ही अधिक होगा घर्षण उतना अधिक होगा। एक प्रयोग द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। जैसे किसी चीज को अगर ऊपर से नीचे की तरफ काफी प्रेस करके दबाकर अगर हम आगे की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में खिसकाएं, टेंजेंट डायरेक्शन में इसको खिसकाते हैं, तो यहाँ पर घर्षण बल अधिक होता है। हमारे घरों में मसाले पीसे जाते हैं और आपने देखा होगा कि जब मसाले को बारीक पीसना है तो जो वो सिल बट होता है, तो बट को काफ़ी ऊपर से शक्ति के साथ अगर नीचे हम दबाते हैं सिल पर, तो फिर वो मसाला काफ़ी मेही होता है। तो यह प्रयोग हम पहले से भी जानते हैं। ऊपर से अगर दबाया जाए तो जितना ही अधिक हम ऊपर से नीचे की तरफ दबाते हैं, हमारा जो प्रतिक्रिया बल होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है ऊपर की तरफ। यानी कि जितना अधिक प्रतिक्रिया बल होगा उतना ही घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थैतिक घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात प्रतिक्रिया बल जितना ही अधिक होगा Fs का मान उतना ही अधिक होता है। अब यहाँ पर हमें बराबर चिन्ह लाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए एक हमको कांस्टेंट चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट होता है म्यू एस आर। म्यू एस क्या है? तो एस से अर्थ है स्टैटिक मतलब विराम अवस्था, और म्यू है घर्षण गुणांक।
तो यहाँ पर हम कहेंगे कि म्यू एस जो है, म्यू एस स्थैतिक स्थैतिक घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक इसी को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक स्थिति का ये फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये म्यू एस है। म्यू एस प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे खुरदरा तल है तो म्यू एस का मान ज्यादा होगा, चिकना तल है तो म्यू एस का मान कम होगा। तो यह है सीमांत घर्षण का तीसरा नियम। इस प्रकार हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये गुटका चलना प्रारंभ कर देता है तो गति की अवस्था में जो घर्षण होता है उसे हम कहते हैं गतिक घर्षण। और काफी डिटेल में हमने समझाया था कि जब आप साइकिल चलाते हैं, जिस समय साइकिल रुकी हुई है और उसको आप चलाना चाहते हैं तो पैडल पर आप ज़्यादा बल प्रयोग करते हैं, तब वो साइकिल मूव कर पाती है। और जब साइकिल चलने लगती है तो आप महसूस करते हैं कि अब पैडल पर उतना बल नहीं लगाना पड़ रहा है। तो यह जो प्रैक्टिस है यह बिल्कुल सिद्ध करती है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो उस समय घर्षण बल कम होता है, और जब वस्तु वही रुकी हुई है तो उस समय घर्षण बल ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गत्य अवस्था में तलों के बीच में जो घर्षण होता है उसे हम कहेंगे गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। और विराम अवस्था में तलों के बीच में जो घर्षण होता है उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज द ऑपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is actually moving over the surface of another body. Kinetic friction, गतिक घर्षण एक विरोधी बल है। वह तब प्रदर्शित होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर चलने लगती है। गति की अवस्था में हम कह सकते हैं एफ के काइनेटिक गति है और एफ घर्षण बल है। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू। अब यहाँ पर एस नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे क्योंकि काइनेटिक पोजीशन है, और ये हो गया आर। तो यहाँ काइनेटिक स्थिति के लिए इस तरह से हम फार्मूला दे सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि गति के अवस्था में घर्षण बल का मान कम होता है, यानी कि एफ के का मान कम होगा, लेकिन वही स्टैटिक पोजीशन में एफ एस का मान ज़्यादा होता है। तो हर स्थिति में हम देखेंगे कि एफ के का वैल्यू कम होगा एफ एस के तुलना में। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। आइए हम समझते हैं घर्षण कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आप एक सरफेस देख रहे हैं, इसका ये सेंटर है। सेंटर से इस ब्लॉक का वेट mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रतिक्रिया बल की बात करें तो ये प्रतिक्रिया बल P है। इस F के कारण ये प्रतिक्रिया बल के लिए जो ये रेखा बनाई गई है, ये रेखा कुछ बाईं तरफ झुकी हुई है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो कोण बन रहा है थीटा एस। एस इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी ये गुटका किसी भी डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, सिर्फ इस पर बल लगाया गया है, लेकिन इस बल के कारण ये गुटका चल नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल चलने वाली ही स्थिति में है। तो इस स्थिति में यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ये बाह्य बल के बराबर ही यहाँ पर ये एफ एस है, और बिल्कुल गुटका ये चलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एस का जो यहाँ पर मान होगा वो सीमांत मान होगा, वो लिमिटिंग फोर्स होगा ये। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो कोण बन रहा है थीटा एस, जबकि ये गुटका बिल्कुल चलने की स्थिति में पहुंच चुका है। यहाँ पर घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल अपने चरम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त हो चुका है। जितना अधिक से अधिक बल लगाना चाहिए उतना हम लगा चुके हैं।
ताकि ये गुटका चले भी नहीं लेकिन बिल्कुल चलने की स्थिति में हो, वह अधिकतम बल हम यहाँ पर लगा चुके हैं। इसी अधिकतम बल के बराबर यहाँ पर घर्षण बल का अधिकतम मान प्राप्त हुआ है, जिसको हम सीमांत घर्षण बल कहेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इसको हम नाम देंगे। इस स्थिति में यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है थीटा एस, इसी एंगल का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। लेकिन इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो देखिए ये जो P है, वेक्टर P या एफ एस, वेक्टर एफ एस और वेक्टर आर का ये रिजल्टेंट है, परिणामी है। आपको वेक्टर वियोजन में बताया गया था या वेक्टर एडिशन में भी बताया गया था कि एक ही पॉइंट से अगर हम दो वेक्टर खींचें एफ एस और एफ आर, तो इन दोनों का परिणामी ये हो जाएगा P। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यह जो एंगल है, प्रतिक्रिया बल R, सीमांत घर्षण Fs के परिणामी P तथा प्रतिक्रिया बल R के बीच का ये कोण है, ये हम कह सकते हैं। ओके, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।